प्रणाम है उन वीर शहीदों को जिन्होंने देश का मान रखा, सिर कटा की नींव भरी, ऊपर हिंदुस्तान रखा, ऊपर हिंदुस्तान रखा। नमस्कार दोस्तों, आप हैं इग्नाइटिंग माइंड्स विद डॉक्टर जेपी दलाल और आज हम एक खास वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आज़ादी के 75 वर्ष, इंडिया एट 75। आज हम इसकी विभिन्न परतों को इतिहास के मायनों से डिस्कस करेंगे और इसको पास से लेके प्रेजेंट तक कि आज इन 75 सालों में 75 ईयर्स की जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, उसमें क्या खोया क्या पाया, आज हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसे ठीक हो सकता है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। दोस्तों, अंग्रेज भारत में 1600 ईस्वी में आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बहुत सारे यूरोपियन कंपनीज आई। हम सबको पता है 1600 से 1757 का जो फेज था बैटल ऑफ प्लासी तक का, वो 150 साल यहाँ पे इस्टेब्लिश होने में लेते हैं और 1757 के बाद इट ओपनड द ओपन गेटवे ऑफ इंडिया टू द ब्रिटिश पर्टिकुलरली। 1757 के बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 मीन 1757 से लेके 1947 190 साल, जिसे हम लगभग 200 साल कहते हैं, ये ब्रिटिश योग यहाँ पे रहा, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म यहाँ पे रहा। वो जो दौर था उसके बाद फाइनली आफ्टर 1857 रिवोल्ट एंड देन 90 साल के बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन चला और 90 साल के बाद 1947 में हम आजाद हो जाते हैं। अब यहीं से टॉपिक शुरू होता है कि 1947 द डे जब हम आजाद होते हैं, 15 अगस्त 1947, और आज हम 2021 में खड़े हैं, मतलब 75 साल हमारी आजादी को हो गए हैं। इन 75 सालों में 75 ईयर्स में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच काइंड ऑफ चैलेंजेस वर देयर इन फ्रंट ऑफ अ न्यू कंट्री नोन एज इंडिया। भारत, हिंदुस्तान और इंडिया के सामने जो प्रॉब्लम्स थी वो मेजर प्रॉब्लम्स थी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो बिगेस्ट जो हॉलोकास्ट जो इशू हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ, भारत का जो दो टुकड़े हुए और इस आधार पर भारत को बांटा गया कि आप दुनिया में ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं जब इस तरीके से एक देश को इन टुकड़ों में बांट दिया और वो टुकड़े भी इस तरीके से कि प्रिंसली स्टेट्स को आपने एक अलग से फ्रीडम दे दी कि वेदर यू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया और बी ए पाकिस्तान और यू रिमेन इंडिपेंडेंट। ये तो क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, की जिन्होंने इनको यूनाइट किया, 550 से ज्यादा रियासतों को एक भारत में मिलाकर एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना करना। द होल क्रेडिट गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। At the same time, we had other issues. कश्मीर का इशू 26 अक्टूबर 1947 को ही शुरू हो जाता है। फिर हमें संविधान बनाना था कि देश कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, किस तरह का संविधान होगा, किन किन देशों से हम वो अलग अलग देशों से हमने वो इंस्पिरेशन ली और हम अपने देश के लिए अपने हिसाब से, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से एक कानून बनाना देश का, जिसे हम संविधान के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। फाइनली वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करना, उसमें लंबी बहस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ language, on the basis of religion, on other basis as well। तो रिलीजन का इशू था, कास्ट का इशू था, भाषा का इशू था, क्षेत्र का इशू था। इन सब इश्यूज पे ओवरकम करते हुए फिर पंचवर्षीय योजना, जो कि रशियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, हमने वो अडॉप्ट किया। उसके साथ साथ हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, ये दोस्तों किसी भी एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री की कुछ बेसिक प्रॉब्लम होती हैं। दैट इज फर्स्ट इज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, ये सिस्टर प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स मिलती ही मिलती हैं। ये तीनों ही प्रॉब्लम्स भारत में भी आजादी के समय में थी। अब इशू इज कि हाउ टू टैकल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस, दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ वहां पे हमारी प्रॉब्लम भुखमरी की थी। देन सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हम लेते हैं और उसमें भी हम रशियन डेवलपमेंट मॉडल को लेते हैं। और इसके साथ साथ फिर पूरी दुनिया दो गुट में बटी हुई थी। सबको पता है 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद शीत युद्ध चलता है, जैसे कोल्ड वार कहा जाता है। वन इज यूएसए, अनदर इज यूएसएसआर। रसिया और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वार था, पूरी दुनिया दो टुकड़ों में बट गई थी, दो भागों में बट गई थी। ऐसे में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाना, निर्गुट आंदोलन चलाना, उसका लीडर बन के निकलना, सुकार्नो के साथ, मार्शल टीटो के साथ जवाहरलाल नेहरू इस लीड को लेते हैं। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी अलाइंड एनी ऑफ द ग्रुप। उसके साथ साथ फिर 1966 में हरित क्रांति आती है दोस्तों। 1970 में हम श्वेत क्रांति के पीछे जाते हैं। देन 1956 में हम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना करते हैं। 1975 में हम आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ते हैं। देन 18 मई 1974 को कोई नहीं भूल सकता जब पोखरण में पहली बार हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ 1989 में 18 वर्ष की आयु को राइट टू वोट दिया जाता है।
आईआईटी खोले जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाते हैं। फाइनली 1991 में आते आते दोस्तों कि 1947 से 1991 का जो दौर था, पब्लिक सेक्टर को हमने वेटेज दिया, हमने सरकारी क्षेत्र को वेटेज दिया और फाइनली 1991 में आते आते हमारी इकोनॉमी चरमरा जाती है और एक हम ऐसे थ्रेशोल्ड पे पहुंच देते हैं कि वी वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दिस वाज द एज जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री होते थे। उस समय प्रणब मुखर्जी and P.V. Narasimha Rao and many other such persons were there, those who played a vital role in bringing out the new economic policy, and this was the transition from the socialist economy to the capitalist economy। हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैपिटलिज्म अच्छा है या सोशलिज्म अच्छा है, बट भारत के हिसाब से टू मच ऑफ पब्लिक सेक्टर, टू मच ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज, टू मच ऑफ सोशलिस्ट थिंकिंग एंड प्रोसेस एंड डेवलपमेंट वाज नॉट गुड एट ऑल। एंड फाइनली 1991 में हम मजबूर हुए कि हम अपनी इकोनॉमी को खोलें। इस बीच में दोस्तों 1962 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में हमारे युद्ध भी होते हैं, उनमें भी हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो फाइनली जो हम आज जिस पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 1947 में कौन से ऐसे पैरामीटर थे जिसके बेस पे हम आज 2021 से कंपेयर करेंगे। इन 75 वर्षों के अंदर 1947 और 2021 दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। 1947 में नंबर 1 पॉपुलेशन, 1947 में हमारी पॉपुलेशन अप्रॉक्स 37 करोड़ थी, 37 करोड़ के आसपास। आज 2021 में हम 139 करोड़ के आसपास हैं। ह्यूज राइज इज देयर इन द पॉपुलेशन। सेकंड थिंग इज देयर कि फर्टिलिटी रेट मतलब बर्थ पर वुमेन, उसमें 5.9 का रेशो था अप्रोक्स, अभी 2.1 का है, मतलब फर्टिलिटी रेट डाउन आया है, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत जरूरी था और ठीक है। फिर है आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ द न्यूली बोर्न बेबीज, कि जो 1000 नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे उस समय मर जाते थे। 181 बच्चे 1947 में मर जाते थे जन्म के कुछ समय के बाद, लेकिन आज ये रेशियो हमने डाउन कर दिया है, 26 पे आ गया, ओनली 26। दैट मीन्स 1000 बच्चों में से 26 बच्चे। हालांकि प्रॉब्लम है, ये भी कोई वो नहीं है, लेकिन मेडिकल सेवाओं में अच्छी वृद्धि हुई है, अच्छी तरक्की हुई है, जिसकी वजह से ये हालात आए। देन लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट इज साक्षरता दर, मतलब दोस्तों साक्षरता दर जो उस समय जो थी 18.3 थी 1947 में, मतलब 100 में से 18 आदमी साक्षर थे। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेंगे, साक्षर होना और पढ़ा लिखा होना, एजुकेटेड होना, देयर इज अ डिफरेंस। साक्षर इज अक्षर ज्ञान होना, एक आदमी को किसी भी भाषा का वर्किंग नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड लिटरेट पर्सन। Literacy is not cannot be combined or attributed towards the educated person। शिक्षित अलग चीज है, साक्षर अलग चीज है। तो 100 में से केवल 18 लोगों को ही साक्षरता थी, साक्षर थे, उनको अक्षर का ज्ञान था। आज ये 77.7 है, 77.7 मीन्स ह्यूज डेवलपमेंट इज देयर इन दिस वर्ल्ड। देन जीडीपी इन यूएस बिलियन डॉलर्स में अगर हम बात करें, उस समय केवल 37 यूएस बिलियन डॉलर्स की हमारी जीडीपी थी। आज 2623 बिलियन डॉलर की, यूएस बिलियन डॉलर की हमारी जीडीपी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चेंज है। देन सेक्टर वाइज शेयर, दोस्तों ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो लगभग 54% के आसपास था। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो जॉब्स थी, जो सिस्टम था, अब ये केवल 18% पे श्रिंक हो गया है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 15% था, अब ये 26% पे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अब ज्यादा हो रही है। और अभी रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें यूएसए, चाइना के बाद हमारा India is becoming a hub as far as manufacturing sector is considered। Then comes service sector, जो तृतीय का क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरेसरी सेक्टर। टेरेसरी सेक्टर की तृतीय का क्षेत्र, जिसे सर्विस क्षेत्र भी कहते हैं, ये उस समय 31% के आसपास था, अब ये 55% के आसपास है। दैट मीन्स की ह्यूज चेंज इज देयर। और बात आती है दोस्तों पर कैपिटा इनकम की। उस समय 1947 में पर कैपिटा इनकम केवल 274 रुपए पर पर्सन पर ईयर था। आज ये 1,26,968 रुपए पर पर्सन पर ईयर है, मतलब ह्यूज चेंज इज देयर। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 2020 में हमारी जो एवरेज एज थी इंडियन की वो 29 साल थी, 29 में। दैट मीन्स वी वर यंगेस्ट इन द वर्ल्ड। दोस्तों जब हम यंगेस्ट इन द वर्ल्ड हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारी पॉपुलेशन जो है, मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज हैं, इफ
पॉपुलेशन कैन बी टर्न्ड इनटू एन एसेट। दोस्तों अब हम चाइना को देखते हैं, मैं चाइना का डेवलपमेंटल मॉडल के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा। हमारी यहाँ प्योर डेमोक्रेसी है, वी डू हैव अ सेट ऑफ ट्रेडिशंस एज फार एज डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड। वहां पे वन पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम है, शॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ वन पार्टी इज देयर। हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी एज फार एज पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड वी विल हैव टू कंपेयर दिस वन कि हाउ दे टर्न्ड देयर पॉपुलेशन इनटू एन एसेट एंड हाउ पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी अ लायबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, प्राइस राइज की बात करें, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें, आज हमारे देश में जितनी भी इश्यूज हैं, चाहे वो बेरोजगारी से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है, भूखमरी से संबंधित है, कास्ट रिलेटेड इश्यूज, रिलीजन रिलेटेड इश्यूज, जितने भी इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना, और अपनी पॉपुलेशन जनसंख्या को एसेट में बदलना, पूंजी में बदलना, इसे उत्तरदायित्व ना बनाना, इसे भार ना बनाना, इसे बोझ ना बनाना, इसको टैकल करना। अगर हम एजुकेशन को और पॉपुलेशन को टैकल कर लें, दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। और दोस्तों भारत जो है सही मायने में विश्व गुरु जो पास्ट में था, एंशिएंट टाइम्स में था, वो अगेन इंडिया कैन गेट दिस पोजीशन। हाउएवर वी आर इन अ वेरी लीडिंग पोजीशन, द फ्यूचर इज क्वाइट ब्राइट एंड वी आर वर्किंग हार्ड। हमारा यूथ हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है और फ्यूचर बहुत स्वर्णिम है, गोल्डन फ्यूचर अवेट्स अस। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल से कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए। मतलब आप भाषा के नाम पे, आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे, आप प्रॉब्लम्स कैन बी देयर, कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है देश को मंजिल तक पहुंचाने के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।